प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे न्याय की अवधारणा का विकास। क्या राजनीतिक चिंतन के इतिहास में न्याय की संकल्पना या अवधारणा का विकास किन किन चरणों से हुआ है? अर्थात प्राचीन समय में न्याय का कुछ अर्थ लिया जाता था, मध्यकाल में न्याय का कुछ अर्थ लिया जाता था और वर्तमान या आधुनिक काल में न्याय का अर्थ अलग रूप में लिया जाता है। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, वास्तविक रूप में देखो, चाहे राजनीति विज्ञान की कोई भी अवधारणा हो, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, अधिकार, कर्तव्य, राजनीतिक आज्ञाकारिता, उदारवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद इत्यादि ढेरों अवधारणाएं हैं। भाई, जब हम राजनीतिक चिंतन के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो उससे एक निष्कर्ष उभर कर सामने आता है, क्या कि वास्तव में राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत मूल अवधारणाएं तो वही होती हैं और उन पर चलता रहने वाला चिंतन मनन, विचार विमर्श समय, परिस्थिति और संदर्भ के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है। जैसे स्वयं न्याय की अवधारणा है, हम न्याय पर उदाहरण दे रहे हैं। न्याय की अवधारणा वास्तविक रूप में देखा जाए तो ये राजनीतिक चिंतन का केंद्र है। प्राचीन समय से ही न्याय के ऊपर किसी न किसी रूप में चिंतन मनन किया जा रहा है, परंतु ये मूल जो अवधारणा है ये न्याय की अवधारणा प्राचीन समय भी थी, मध्यकाल में भी थी, आधुनिक काल में भी है और आगे भी रहेगी। लेकिन इसके अर्थ समय, परिस्थिति और संदर्भ के हिसाब से बदलते रहे हैं। इसलिए प्राणों से प्यारे विद्यार्थी, मैं आपको कह रहा हूं कि यदि आप राजनीति विज्ञान को ठीक से समझना चाहते हैं तो ये बात सब अवधारणाओं पर लागू होगी, चाहे वह स्वतंत्रता, समानता, कानून, न्याय, अधिकार, कर्तव्य, राजनीतिक आज्ञाकारिता, बाध्यकारिता, दंड, कोई भी अवधारणा क्यों ना हो, सभी अवधारणाओं का अर्थ समय, परिस्थिति और संदर्भ के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को आज ये बताऊंगा कि जो न्याय की अवधारणा या संकल्पना है, इसका विकास किस तरह से हुआ है, समय, परिस्थिति और संदर्भ के हिसाब से इसके अर्थ में क्या क्या परिवर्तन आया है। और देखो, वैसे भी देखा जाए तो समय, परिस्थिति के हिसाब से अवधारणाओं के अर्थ में परिवर्तन होना निहायत जरूरी भी है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण दूं, बेटा, घर की साफ सफाई क्या हम एक दिन करते हैं एक वर्ष में? नहीं। या नियमित रूप में घर की सफाई की जाना जरूरी है? यस, प्रतिदिन घर की सफाई करना जरूरी है। अब घर की सफाई करना जरूरी है तो सफाई के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? झाड़ू का। लेकिन अब आप देखिएगा, झाड़ू का प्रयोग करते हैं तो झाड़ू एक अवधारणा हो गई, साधन हो गया। लेकिन वास्तव में आज से यदि हम 500 वर्ष 300 वर्ष पीछे जाते हैं तो उस समय एक सामान्य झाड़ू होती थी जिससे घर की साफ सफाई की जाती थी। उसके बाद में फिर झाड़ू का थोड़ा रूप बदल जाता है और आधुनिक काल में हम देखते हैं तो आज झाड़ू की शक्ल सूरत पूर्ण रूप में बदल गई है। आज वास्तविक रूप में झाड़ू ने वैक्यूम क्लीनर का रूप धारण कर लिया है, जिससे घर की सफाई अच्छे से होती है और जल्दी से होती है। बाकी है वो भी एक झाड़ू ही, लेकिन इससे सफाई जल्दी और अच्छी होती है। ठीक इसी प्रकार से भाई, ये जो अवधारणाएं हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, कानून, बंधिता, अधिकार, कर्तव्य, ये सब भी समय, परिस्थिति और संदर्भ के हिसाब से इनका जो स्वरूप होता है, इनका जो अर्थ होता है वो बदलता रहता है, लेकिन मूल अवधारणा वही रहती है। जैसे न्याय अवधारणा प्राचीन समय में थी, मध्यकाल में भी थी और आधुनिक काल में भी है और आगे भी रहेगी। ऐसे ही घर की साफ सफाई के लिए झाड़ू का प्रयोग पहले भी किया जाता था, अब भी किया जा रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा, लेकिन इसकी शक्ल सूरत बदलती रहेगी। ठीक है, तो ये बात ही सभी अवधारणाओं पर लागू होती है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अब हमें ये देखना है कि न्याय की अवधारणा का विकास किन चरणों से हुआ है। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, ये बात समझने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर एक डायग्राम
2 डायग्राम और उसके बाद में यहाँ तीसरा डायग्राम और चौथा डायग्राम, 4 डायग्राम बनाए। इनके माध्यम से आप न्याय की अवधारणा के विकास को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है जो विद्यार्थी मेरे इस लेक्चर को समझ जाएगा वह न्याय की अवधारणा के विकास को आसानी से समझ जाएगा। यस, तो सबसे पहले प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस, अब सबसे पहले तो हमें आपको ये बताना है कि भाई वास्तव में व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों का जब अध्ययन किया जाता है तो इनके आपसी संबंधों का आधार न्याय भी होता है। अर्थात व्यक्ति और राज्य के संबंधों का आधार न्याय, स्वतंत्रता, समानता, कानून, बंधुता, कर्तव्य, राजनीतिक बाध्यकारिता, अधिकार, दंड इत्यादि अवधारणाएं होती हैं। अब चूंकि हम तो केवल न्याय की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पर नोट किया व्यक्ति, राज्य, न्याय। इसका मतलब है कि व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों का जो आधार होता है वह न्याय भी होता है। एक बात। अब न्याय का क्या अर्थ है ये मैंने पीछे वाले लेक्चर में, इससे पहले का जो लेक्चर है उसमें अपलोड कर दिए, सारी बातें आप देख सकते हैं। फिर दूसरा बात है संगठित व्यवस्थाओं का आधार कानून है। अब जितनी भी संगठित व्यवस्थाएं होती हैं उन सब का आधार क्या होता है? कानून होता है। और कानून का उद्देश्य न्याय की स्थापना है। ये बात ध्यान रखेंगे आप। कानून का उद्देश्य क्या है? न्याय की स्थापना। अर्थात राज्य का प्रमुख कार्य क्या होता है? कानून बनाना। और कानून का उद्देश्य क्या होता है? न्याय की स्थापना करना। अब ये न्याय है क्या? तो इसके लिए मैंने न्याय का अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के नाम से अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, ये 2 बातें होगी। अब यहां मैंने संकेत दिया चिंतन बदलता रहता है। इसका मतलब क्या है? देखो, जब हम राजनीतिक चिंतन के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो राजनीतिक चिंतन के इतिहास में मूल अवधारणाएं तो वही होती हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, कानून। प्राचीन समय से इनके ऊपर किसी न किसी रूप में चिंतन, मनन, विचार विमर्श होता आया है, तर्क वितर्क दिया जाता रहा है। मूल अवधारणा तो वही रहती हैं, लेकिन समय, परिस्थिति और संदर्भ के हिसाब से इनके अर्थ में, स्वरूप में परिवर्तन आता रहता है। तो इसलिए मैंने यहाँ नोट किया चिंतन बदलता रहता है। इसका मतलब यह है कि राजनीतिक चिंतन के इतिहास में मूल अवधारणा तो वही रहती हैं। क्या? मूल अवधारणा तो वही रहती हैं, लेकिन उन अवधारणाओं पर, मतलब न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसी अवधारणाएं, उन अवधारणाओं पर वास्तविक रूप में चिंतन, मनन, विचार विमर्श समय, परिस्थिति, संदर्भ के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है। तो ये बात जब सत्य है तो फिर न्याय के ऊपर ही बात लागू होगी, और न्याय पर ये बात लागू होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि न्याय का स्वरूप भी समय, परिस्थिति और संदर्भ के हिसाब से परिवर्तित होता रहा है। यही न्याय की अवधारणाओं का विकास कहलाता है। चलिए, अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, वैसे पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के इतिहास के अंतर्गत मैं अलग से प्लेटो के न्याय सिद्धांत को अपलोड करूंगा। अभी मैंने प्लेटो के न्याय सिद्धांत को अलग से अपलोड नहीं किया है। हाँ, अरस्तु का न्याय सिद्धांत मैंने अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत लगभग 46 लेक्चर अपलोड मैंने कर रखे हैं पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के संदर्भ में। अब सर्वप्रथम आपको ये बात देखनी है क्या कि वास्तव में प्राचीन यूनान के अंतर्गत राजनीति दर्शन के जनक थे प्लेटो, और प्लेटो की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक थी रिपब्लिक। रिपब्लिक का हिंदी अर्थ होता है आदर्श नगर राज्य व्यवस्था। तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय के संदर्भ में बहुत ज्यादा लिखा है। इसलिए इस रिपब्लिक का मतलब प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का एक उपशीर्षक या दूसरा नाम भी दिया गया है कंसर्निंग टू जस्टिस, मतलब न्याय से संबंधित ग्रंथ। प्लेटो की रिपब्लिक को न्याय से संबंधित ग्रंथ भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि रिपब्लिक में न्याय के संदर्भ में बहुत ज्यादा लिखा गया है। परंतु प्लेटो से भी पहले वास्तव में न्याय के अर्थ को किसी न किसी रूप में विद्वानों के द्वारा बतलाया गया था। इसलिए आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि प्लेटो से भी पहले यूनान के अंतर्गत न्याय के बारे में 3 धारणाएं मौजूद थी जो कि न्याय का अलग अलग अर्थ बतलाते थे। हाँ, ये बात सत्य है कि इन तीनों ही धारणाओं की एक ही विशेषता थी, क्या कि ये न्याय को बाहरी वस्तु मानते थे। नोट करना है, सबसे पहला है न्याय की परंपरावादी धारणा, दूसरा है न्याय की उग्रवादी धारणा, तीसरा है न्याय का व्यवहारवादी दृष्टिकोण। तो सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे कि प्लेटो से पहले
वास्तव में न्याय के बारे में जो धारणाएं प्रचलित थी वो न्याय को बाहरी वस्तु मानती थी, जबकि प्लेटो ने न्याय को मानव मन की, मानव आत्मा की वस्तु माना है, आंतरिक वस्तु माना है, बाहरी वस्तु नहीं माना है। और इन तीनों अवधारणाओं की, इन तीनों धारणाओं की, इन तीनों दृष्टिकोणों की एक ही विशेषता है कि न्याय को बाहरी वस्तु मानते। कैसे? देखिएगा, न्याय की परंपरावादी धारणा, जैसे मैं यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। पॉलीमार्कस ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को वही देना चाहिए जो उसके लिए उचित हो। मतलब पॉलीमार्कस ये कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को वही देना चाहिए जो उसके लिए उचित हो। अगर ऐसा किया जा रहा है तो वही न्याय है। जैसे एक मित्र के साथ मित्रता का व्यवहार किया जाए, जबकि शत्रु के साथ शत्रुता का व्यवहार किया जाए। यहाँ पर वास्तविक रूप में पॉलीमार्कस यही कहता है कि जो जैसा है उसके साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए, वही न्याय है। ये कहता है न्याय की परंपरागत धारणा में पॉलीमार्कस। दूसरा है सेफालस। बेटा सेफालस क्या कह रहा है? सेफालस कह रहा है कि सत्य बोलना और ऋण को या कर्ज को चुकाना ही न्याय है। सेफालस क्या करे? सत्य बोलना और ऋण को या कर्ज को चुकाना ही न्याय है। तो उस पॉलीमार्कस और सेफालस वास्तविक रूप में न्याय का जो अर्थ बताते हैं, ये जो अर्थ है ये बाहरी है, आंतरिक नहीं है। जैसे मैं उदाहरण दूं, सेफालस कह रहे हैं कि सत्य बोलना और अपने कर्ज को चुकाना ही न्याय है, लेकिन प्लेटो ने यहाँ इसका खंडन किया और ये कहा है कि कभी कभी सत्य बोलना और कर्ज को चुकाना भी अन्याय हो जाता है। जैसे मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, यहाँ पर मैं विदेश यात्रा पर जा रहा हूँ, मेरे पास राइफल है और मेरी राइफल मैं मेरे पड़ोसी को दे जाता हूँ इसलिए कि कहीं पीछे से कोई उसको चुरा ना ले। अब उसके बाद में मैं कुछ दिन बाद में वापस आता हूँ और कुछ दिन बाद में जब मैं वापस आता हूँ विदेश यात्रा से, तो उसके बाद में वास्तविक रूप में मैं मानसिक रोग से ग्रसित हो जाता हूँ, मैं मंद बुद्धि का हो जाता हूँ। अब मैं मेरी इतना मतलब मुझे ज्ञान है कि मेरी राइफल इनके पास रखी हुई, मेरे मित्र के पास, पड़ोसी के पास, तो मैं मेरी राइफल वापस लेना चाह रहा हूं। तो चूंकि दूसरी व्यक्ति, इन्होंने कहा कि सत्य बोलना और कर्ज को चुकाना न्याय है, तो दूसरी व्यक्ति का न्याय ये है कि भाई सत्य बोले कि मेरी राइफल है, और कर्ज क्या है कि उनके पास मेरी राइफल रखी हुई है तो मेरी राइफल मुझे लौटाएं। लेकिन जैसे वो मेरे को राइफल देंगे, अब चूंकि मैं वास्तविक रूप में पागल हो चुका हूं, तो हो सकता है उस राइफल से पहले मैं उसको मारूं और उसके बाद में अपने आप को मार लूं, तो क्या न्याय होगा? इसलिए कभी कभी सत्य बोलना और कर्ज को चुकाना भी अन्याय होता है। इसलिए प्लेटो ने न्याय की इस परिभाषा को स्वीकार नहीं किया। बेटा ये बहुत लंबी बात है, ये मैं आपको जब प्लेटो का न्याय सिद्धांत अलग से समझाऊंगा तब इसके ऊपर डिटेल्स बात करूंगा। यहाँ पे केवल न्याय की संकल्पना या अवधारणा के विकास की बात करेंगे, मैंने केवल संकेत दिया है। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद हम दूसरा आता है न्याय की उग्रवादी धारणा, जो कि विशेषकर थ्रेसिमेकस के द्वारा दी गई है। थ्रेसिमेकस कह रहे हैं न्याय शक्तिशाली का हित है। अर्थात थ्रेसिमेकस का कहना है कि वास्तविक रूप में न्याय किसे कहते हैं? न्याय शक्तिशाली का हित है। और शक्तिशाली कौन होता है? सरकार होता है। इसलिए सरकार के द्वारा, शासक के द्वारा, राजा के द्वारा जो भी आदेश दिया जाता है वही न्याय होता है, फिर चाहे जनसाधारण का उससे अहित ही क्यों ना हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए थ्रेसिमेकस कह रहे हैं कि न्याय शक्तिशाली का हित है। तीसरा है न्याय का व्यवहारवादी दृष्टिकोण। यहाँ पर ग्लाउकोन या ग्लूकोन भी कहते हैं इसको। इन्होंने कहा कि न्याय भय की संतान है। क्या करिए कि न्याय भय की संतान है। मतलब यहाँ पर प्लेटो से पहले न्याय के संदर्भ में तीन धारणाएं प्रचलित थी। इन तीनों धारणाओं की एक विशेषता थी कि तीनों ही न्याय को बाहरी वस्तु मानते थे, जबकि प्लेटो ने इनका खंडन किया और ये कहा कि न्याय बाहरी वस्तु नहीं होती है, बल्कि न्याय मानव मन की, मानव आत्मा की वस्तु होती है। न्याय वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रकृति और योग्यता के अनुसार अपने कार्य को ईमानदारी से करना चाहिए, यही न्याय होता है। किसने कही ये बात? प्लेटो ने कही है। इसलिए अब हम बात करेंगे प्लेटो का न्याय सिद्धांत। अब यहाँ पर प्लेटो ने अपना न्याय का सिद्धांत दिया है। तो प्लेटो ने जो अपना न्याय का सिद्धांत दिया है इसको समझे, उससे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि वास्तविक रूप में यहां पर न्याय के संदर्भ में विशेषकर परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण, दो दृष्टिकोण मौजूद है संपूर्ण इतिहास में। परंपरागत दृष्टिकोण जैसा कि ये विशेषकर देने वाले हैं प्लेटो, अर्थात यहाँ पर मानव के चरित्र को प्रबल दिया जाएगा कि मानव अपने कर्तव्यों का पालन करे। और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण, इसके अंतर्गत सामाजिक न्याय पर बल दिया जाएगा, अर्थात वास्तविक रूप में जो अवसर होते हैं, लाभ होते हैं, सेवाएं होते हैं, उनको वास्तविक रूप में इस प्रकार से वितरित किया जाए जिससे कि व्यक्ति व्यक्ति के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। इसलिए यहाँ पर सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की बात की जाएगी। मतलब परंपरागत दृष्टिकोण के मुख्य समर्थक प्लेटो हैं और आधुनिक दृष्टिकोण के जो मुख्य समर्थक हैं, यहाँ पर आगे से मैंने शुरू किया है हॉब्स, लॉक, बेंथम, इसके बाद में मील, जॉन रॉल्स, ये जो है आधुनिक
दृष्टिकोण के समर्थक हैं। इनका कहना यह है कि वास्तविक रूप में जो समाज के अंतर्गत संसाधन है, उन संसाधनों का वितरण न्यायोचित तरीके से होना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति व्यक्ति में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो और सामाजिक न्याय की स्थापना हो। तो सबसे पहले मैं प्लेटो का न्याय सिद्धांत आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। बेटा, प्लेटो ने सबसे पहले ये कहा है कि न्याय मानव मन की, मानव आत्मा की वस्तु है। मतलब प्लेटो ने न्याय को बाहरी वस्तु नहीं माना है, बल्कि आंतरिक वस्तु माना है। इसलिए प्लेटो का कहना है कि जिस व्यक्ति में जो योग्यता हो, उसका जैसा स्वभाव हो, उसकी जैसी प्रकृति हो, उसके अनुसार अपने कार्यों को ईमानदारी से करता है तो वह व्यक्ति न्यायी है। कैसे? जैसे प्लेटो ने कहा है कि मानव आत्मा के 3 तत्व होते हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। जैसे मैं समझाऊंगा इसके आधार पर, विवेक, साहस और तृष्णा। इधर देखिएगा, विवेक, साहस और तृष्णा, ठीक है। इधर भी देख सकते हैं आप, ये तृष्णा या संयम भी कह सकते हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। अब मानव आत्मा के 3 तत्व होते हैं। अब चूंकि इन 3 तत्वों के आधार पर समाज में 3 वर्ग बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि प्लेटो ने कहा है कि वास्तविक रूप में राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है, अर्थात राज मानवीय आत्मा के 3 तत्वों का ही विराट रूप है। क्योंकि 3 तत्वों से, मानव आत्मा के 3 तत्वों से समाज में 3 वर्ग बनते हैं। 3 तत्व कौन कौन से? विवेक, साहस और तृष्णा। इन 3 तत्वों से 3 वर्ग बन जाते हैं। कौन कौन से? दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। तो कहने का भावार्थ यह है कि प्लेटो ने स्पष्ट रूप में कहा है कि राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है। हालांकि आगे चल करके अरस्तु ने यह कहा है कि राज्य परिवार का ही विराट रूप है। तो प्लेटो मूलतः ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले आप व्यक्ति का अध्ययन कीजिएगा, और व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर यदि न्यायी है तो डेफिनेटली जब सभी व्यक्ति न्यायी होंगे तो राज्य भी न्यायी होगा। जैसे मान लीजिएगा, मैं मेरे ऊपर एग्जाम्पल लेता हूं कि देखो, ये सभी व्यक्तियों में मानव आत्मा के 3 तत्व होते हैं, विवेक, बुद्धि भी होती है, साहस भी होता है और तृष्णा भी होती है, कुछ भूख भी होती है, इच्छा भी होती है। लेकिन जिस व्यक्ति में जिसकी प्रधानता होती है, वास्तविक रूप उस व्यक्ति को उसी कार्य को ईमानदारी से करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कार्य है पढ़ाना, अध्ययन कराना बच्चों को, तो मैं केवल विवेक से संबंधित कार्य को ईमानदारी से करूं। यहाँ पर सैनिक और उत्पादन के क्षेत्र में मैं हस्तक्षेप नहीं करूं। यदि मैं ऐसा कर रहा हूं तो वास्तविक रूप में मैं न्यायी नहीं हूं। ठीक इसी प्रकार से जो सैनिक है, मतलब किसी में साहस है, वो देश की सीमाओं की रक्षा करे, बाकी वो वास्तविक रूप में इस क्षेत्र में भी जाने का प्रयास नहीं करे और इसमें भी जाने का प्रयास नहीं करे। ये प्लेटो का कहना है। प्लेटो का कहना मूलतः यही है कि जिस व्यक्ति में जो योग्यता हो, उसकी जैसी प्रकृति, उसका जैसा स्वभाव, उसके अनुरूप अपने कार्यों को यदि करता है तो वह व्यक्ति न्यायी होता है। और समाज में जब तीनों वर्ग होते हैं, दार्शनिक, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग, तीनों वर्ग ईमानदारी से अपने अपने कार्यों को करते हैं तो वास्तविक रूप में वह राज्य न्यायी राज्य होता है। समझे? जैसे इन्होंने अर्थात प्लेटो ने 3 सामाजिक वर्ग बताए, दार्शनिक, सैनिक और व्यापारी। ठीक है। इसके बाद में इसके प्रधान लक्षण बताएं। दार्शनिक का लक्षण होता है ज्ञान, सैनिक का लक्षण होता है मनोवेग और व्यापारी का लक्षण होता है तृष्णा या इच्छा। उपयुक्त सद्गुण, इसका सद्गुण क्या होता है? वास्तविक रूप में दार्शनिक का सद्गुण होता है विवेक और सैनिक का सद्गुण होता है साहस और व्यापारी का सद्गुण होता है संयम। मतलब वास्तविक रूप में यदि एक दार्शनिक विवेक बुद्धि के आधार पर अपने कार्य को कर रहा है तो वास्तविक रूप में वह न्यायी है, और यदि सैनिक साहस के सद्गुण का प्रयोग करते हुए अपने कार्य को कर रहा है तो निश्चित रूप में वो न्यायी है। और व्यापारी यदि संयम से, मतलब वास्तविक रूप में का सद्गुण संयम है कि किसी भी रूप में किसी भी सामान के अंतर्गत मिलावट ना की जाए, तो डेफिनेटली वहां पर जो व्यापारी वर्ग है, उत्पादक वर्ग है, वो न्यायी होगा। और जब ये तीनों ही दार्शनिक, सैनिक और व्यापारी वास्तविक रूप में विवेक, साहस और संयम के आधार पर अपने अपने कार्यों की ईमानदारी से करते हैं तो वह समाज राज्य न्यायी होगा। समाज राज्य न्यायी इसलिए होगा क्योंकि वास्तविक रूप में देखा जाए तो प्लेटो के समय में वास्तव में समाज और राज्य शब्द का पर्यायवाची रूप में प्रयोग किया जाता था। वैसे प्लेटो ने यहाँ पर न्याय के 2 प्रकार बताए, व्यक्तिगत न्याय और राजनीतिक या सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय का मतलब ये होता है कि व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर उसका जैसा स्वभाव है उसके अनुसार अपने कार्यों को करता है तो व्यक्तिगत न्याय है। और सामाजिक या राजनीतिक न्याय का मतलब होता है कि तीनों वर्ग ईमानदारी से अपने अपने कार्यों को करते हैं तो वास्तविक रूप में वह सामाजिक या राजनीतिक न्याय कहलाता है। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि प्लेटो ने न्याय के 2 प्रकार बताए, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक या राजनीतिक न्याय। सामाजिक या राजनीतिक न्याय, तो इस डायग्राम के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि प्लेटो ने न्याय के बारे में क्या कुछ कहा है। बाकी मैं अलग से प्लेटो के न्याय सिद्धांत के ऊपर पूरा लेक्चर अपलोड करूंगा, क्योंकि यहाँ तो हम केवल इसकी न्याय की अवधारणा के विकास की बात कर रहे हैं। बेटा फिर लास्ट में इन्होंने कहा है कि समाज व्यवस्था के लिए उपयुक्त सद्गुण न्याय है। मतलब यहाँ प्लेटो ने स्पष्ट रूप में कह दिया है कि समाज व्यवस्था के लिए उपयुक्त सद्गुण क्या है? न्याय है। और इसका अर्थ क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक वर्ग को अपने अपने प्रकृति, योग्यता और स्वभाव के अनुसार ईमानदारी से अपने कार्यों को करना चाहिए, यही न्याय है। ठीक है।
अब प्लेटो ने यहाँ स्पष्ट रूप में कहा है कि न्याय को व्यक्तियों वर्गों द्वारा गुणों व योग्यता के अनुसार कर्तव्यों का पालन बताता है। ध्यान देंगे, मतलब प्लेटो न्याय को व्यक्तियों वर्गों, देखो ये वर्ग हो गए, ये व्यक्ति विशेष हो गए, न्याय को व्यक्तियों वर्गों, क्योंकि व्यक्ति की या मानवीय आत्मा के तीन तत्व होते हैं, विवेक, साहस और तृष्णा, और वर्ग तीन हो गए, दार्शनिक, शासक और सैनिक। दार्शनिक, शासक और सैनिक, विवेक इससे दार्शनिक, साहस इससे सैनिक, और इसके बाद में तृष्णा इससे उत्पादक वर्ग बन जाएगा। तो न्याय को व्यक्तियों या वर्गों द्वारा गुणों व योग्यता के अनुसार कर्तव्यों का पालन बताता है। मतलब व्यक्तियों और वर्गों को अपने गुण और योग्यता के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, यही न्याय है। कौन कह रहा है ये बात? प्लेटो कह रहा है। अब अरस्तु ने भी न्याय के बारे में कुछ कहा है। अरस्तु कह रहे हैं न्याय सापेक्ष समानता का नाम है। देखो समझना है आपको, न्याय सापेक्ष समानता का नाम है। क्या मतलब इसका? कि समान व्यक्तियों के साथ समान और असमान व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार किया जाए। मतलब समान व्यक्तियों में समान व्यवहार हो और असमान में असमान व्यवहार किया जाना चाहिए, यही वास्तविक रूप में न्याय है। तो इसका मतलब अरस्तु कह रहे हैं न्याय सापेक्ष समानता का नाम है। अब मनु भी न्याय के बारे में कुछ कह रहे हैं, जो कि भारत के प्राचीन राजनीतिक चिंतक हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी मनुस्मृति, जिसमें 12 अध्याय हैं और 12 अध्याय में 7वां अध्याय राजनीति से संबंधित है। तो मनु कह रहे हैं कि न्याय को धर्म के एक रूप में बताने का प्रयास करते हैं। मतलब यहाँ जो मनु है वो न्याय को धर्म के एक रूप में बताने का प्रयास करते हैं। इनका मतलब यहाँ ये है, मनु का कहना ये है कि भाई व्यक्ति को वास्तविक रूप में अपने स्वधर्म का, अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, इनको अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इसे चूंकि मनु की समाज व्यवस्था का जो आधार है वह वर्ण और आश्रम व्यवस्था है। तो 4 वर्ण होते, 4 आश्रम होते, 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो समाज व्यवस्था का आधार मनु ने वर्ण और आश्रम व्यवस्था को माना है। इसलिए वास्तविक रूप में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने वर्ण और आश्रम के हिसाब से अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, यही न्याय है। तो इन्होंने कहा कि न्याय को धर्म के एक रूप में बताने का प्रयास किया। मतलब मनु ने न्याय को धर्म के एक रूप में बताने का प्रयास किया है। धर्म शब्द वास्तविक रूप में संस्कृत के धृ धातु से निकला है, जिसका भावार्थ होता है धारण करना, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जो कि वर्ण और आश्रम के द्वारा निर्धारित किया गया है, ये मनु बताते हैं। इसके बाद में फिर बात करते हैं मध्यकाल की। तो प्राचीन काल की बात होगी, अब मध्यकाल में आते हैं। मध्यकाल में वास्तविक रूप में न्याय धार्मिक स्वरूप धारण कर लेता है। न्याय धार्मिक स्वरूप धारण कर लेता है, जैसा कि यहाँ पर ऑगस्टाइन कह रहे हैं कि जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वे डाकुओं का समूह मात्र होते हैं। पुनः फिर कह रहे हैं ऑगस्टाइन कि न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। अब ध्यान दीजिए, फिर से दोहरा रहा हूं मैं। न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। यह बात भी ऑगस्टाइन कहते हैं, संत ऑगस्टाइन ये बात कहते हैं। संत ऑगस्टाइन के ऊपर भी मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा। इसके बाद में संत थॉमस एक्विनास, ये भी वास्तविक रूप में मध्य युग के प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक हैं। मध्य युग के प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक हैं और इनको वास्तविक रूप में एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु भी कहा जाता है। एक्विनास के ऊपर मैंने अलग से कितने लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत। अब एक्विनास क्या कह रहे हैं कि न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने अधिकार देने की निश्चित और सनातन इच्छा है। एक्विनास ने यहां पर न्याय के बारे में ये बात की। तो कहने का भावार्थ ये है कि प्राचीन काल में भी न्याय के बारे में कुछ ना कुछ कहा जा रहा है, मध्य काल में भी न्याय के बारे में कुछ ना कुछ कहा जा रहा है। इसके बाद में आते हैं आधुनिक युग में। अब मध्यकालीन यूरोप के बाद, अब देखो वास्तव में संत थॉमस एक्विनास के बाद में आते हैं मैकियावली। तो मैकियावली जो कि आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक कहलाते हैं। मैकियावली पर भी मैंने कितनी लेक्चर अपलोड कर दिया, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पश्चिमी राजनीतिक विचारधारा या चिंतन के अंतर्गत। तो मध्य युग का प्रारंभ वास्तव में देखा जाए तो एक्विनास से भी काफी पीछे शुरू हो जाता है।
जिसका काल लगभग 1500 वर्ष होता है। लेकिन मध्य युग का समापन मैकियावली के साथ होता है और आधुनिक युग का प्रारंभ मैकियावली के साथ ही होता है। मतलब मध्य युग का अंत मैकियावली के साथ होता है और आधुनिक युग का प्रारंभ मैकियावली के साथ ही होता है। क्यों? क्योंकि मध्य युग की सब बातों को मैकियावली ने ठुकरा दिया, खंडन कर दिया और स्पष्ट रूप में कह दिया कि वास्तविक रूप में राज्य एक सर्वोच्च संस्था है। जैसा एक्विनास ने स्पष्ट रूप में कहा था कि पोप या चर्च सर्वोच्च संस्था है जबकि राज्य उसका अनुगामी है, लेकिन मैकियावली ने कह दिया कि नहीं, चर्च राज्य का अनुगामी है और राज्य एक सर्वोच्च संस्था है। ये बात मैकियावली ने कही है और ध्यान रखना आपको, मैकियावली ने ही अपनी पुस्तक द प्रिंस के अंतर्गत स्टेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। एक्विनास की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है सुम्मा थियोलॉजिया धर्म मीमांसा, और मैकियावली की पुस्तक का नाम क्या है सबसे महत्वपूर्ण? द प्रिंस अर्थात राजा। तो मध्यकालीन यूरोप के बाद प्रारंभिक आधुनिक काल में, देखो आधुनिक युग की शुरुआत किससे होती है? मैकियावली से। मतलब आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक मैकियावली को कहा जाता है। अब आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक मैकियावली क्यों कहा जाता है, इसके ऊपर मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर रखा है, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। चलिए बेटा, आधुनिक काल में न्याय के धार्मिक स्वरूप के स्थान पर सामाजिक कानूनी स्वरूप पर जोर दिया जाने लगा। मतलब देखो, मध्य काल में तो न्याय के धार्मिक स्वरूप पर जोर दिया गया था और अब इसके बाद में आधुनिक काल में क्या हुआ कि न्याय के धार्मिक स्वरूप के स्थान पर सामाजिक कानूनी स्वरूप पर जोर दिया जाने लगा। मतलब यह न्याय के कानूनी स्वरूप पर जोर दिया जा रहा है। अब आप स्वयं देखेंगे कितना परिवर्तन आया है। मैं तीनों काल की बात करता हूं। प्राचीन काल के अंतर्गत, जैसे प्राचीन यूनान में न्याय का जो स्वरूप था वो क्या था? नैतिक था। मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य का पालन करे, प्रत्येक वर्ग अपने अपने कर्तव्य का पालन करे, ठीक है। उसके बाद में मध्यकाल में न्याय का स्वरूप क्या हो गया? धार्मिक हो जाता है। मतलब प्राचीन काल में न्याय का स्वरूप नैतिक है, मध्य काल में न्याय का स्वरूप धार्मिक है और आधुनिक काल में न्याय का स्वरूप क्या हो जाता है? कानूनी हो जाता है, वैधानिक हो जाता है, सामाजिक हो जाता है। यस, तो अब आप देखिएगा समय, परिस्थिति और संदर्भ के हिसाब से न्याय के स्वरूप में है, अर्थ में परिवर्तन हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो अवधारणा होती है, कोई भी अवधारणा हो, चाहे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, वो स्थिर नहीं होती है, जड़ नहीं होती है, क्योंकि मानव एक विचारशील प्राणी है। तो समय, परिस्थिति और संदर्भ के हिसाब से अवधारणाओं के अर्थ में, स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। तो देखिएगा यहाँ जैसा हॉब्स कह रहे हैं आप, हॉब्स जो कि संविदावादी विचारक हैं जिन्होंने निरंकुश राजतंत्र का खुलकर समर्थन किया है, वही हॉब्स है जिनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है लेवियाथन। क्या नाम है? लेवियाथन। हॉब्स कह रहे हैं कि न्याय को कानून सरकार के अस्तित्व से जोड़ता है। मतलब हॉब्स वास्तविक रूप में न्याय को कानून और सरकार के अस्तित्व से जोड़ता है। हॉब्स का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत वास्तव में राज्य नहीं होता है, क्या नहीं होता है? राज्य नहीं होता है, समाज नहीं होता है, तो वहां पर सबका सबके विरुद्ध युद्ध जैसी स्थिति होती है। इसलिए फिर समझौता किया जाता है और समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति होती है, स्थापना होती है और उसके बाद में न्याय की स्थापना होती है। तो यहाँ हॉब्स मतलब न्याय को कानून या सरकार के अस्तित्व से जोड़ते हैं। इनका कहना है कि न्याय की स्थापना तभी हो सकती है जबकि सरकार का अस्तित्व हो, राज्य का अस्तित्व हो। तो हॉब्स ने जो प्राकृतिक अवस्था बतलाई है उसमें वास्तविक रूप में राज्य और समाज नहीं था। अब हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत आपको ठीक से समझना है तो मैंने अपलोड कर रखा है, आप लिस्ट में देख सकते हैं, इसमें पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत। उसके बाद में आते हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है शासन पर दो निबंध। जॉन लॉक प्राकृतिक कानून तथा राजनीतिक कानून में न्याय भावना के तत्व पर अधिक बल देते हैं। अब देखिएगा, ये वही जॉन लॉक हैं जिन्होंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी शासन पर दो निबंध। ये जॉन लॉक वही है जिन्होंने कि ये कहा है कि प्रत्येक बच्चे को जन्म के साथ 3 अधिकार मिल जाते हैं: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, जिनको कि राज्य और सरकार के द्वारा भी छीना नहीं जा सकता। तो आप देखिएगा आज पूरी दुनिया के अंतर्गत जो संविधान बने, उन संविधान के ऊपर किसी न किसी रूप में लोगों को जो अधिकार दिए गए हैं, तो वास्तविक रूप में जॉन लॉक के विचारों का प्रभाव पड़ा है। 3 अधिकारों की बात करते हैं, 3 प्राकृतिक अधिकारी की बात करते हैं जॉन लॉक: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। आप देख सकते हैं भारत के संविधान के अंतर्गत जीवन का अधिकार भी है, स्वतंत्रता का अधिकार भी, संपत्ति का अधिकार भी है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा वास्तविक रूप में मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। वो कुछ भी हो, लेकिन मूल बात यह कि 3 अधिकारियों की जब ये बात करते हैं जॉन लॉक, तो वास्तविक रूप में सभी संविधान निर्माताओं के ऊपर किसी न किसी रूप में जॉन लॉक के विचारों का प्रभाव पड़ा पूरी दुनिया के ऊपर। अब ये जॉन लॉक कहें कि प्राकृतिक कानून तथा राजनीतिक कानून में
न्याय भावना के तत्व पर अधिक बल देते हैं। मतलब जॉन लॉक प्राकृतिक कानून तथा राजनीतिक कानून में न्याय भावना के तत्व पर अधिक बल देते हैं। इसके बाद में एडम स्मिथ जो कि एक अर्थशास्त्री हैं, एडम स्मिथ और जेरेमी बेंथम जो कि उपयुक्तवाद के जनक हैं। बेंथम आदि ने न्याय कानून को पूरक माना है। मतलब एडम स्मिथ और जेरेमी बेंथम न्याय और कानून को एक दूसरे का पूरक माना है। मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है। कानून के बिना न्याय और न्याय के बिना कानून अधूरा है, इसलिए न्याय और कानून को इन्होंने एक दूसरे का पूरक माना है। और इसके बाद में आते हैं जे.एस. मील, जॉन स्टुअर्ट मिल। ये वही जे.एस. मील हैं जिन्होंने अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी लिखी है, ऑन लिबर्टी। मिल कह रहे हैं कि न्याय सबसे अधिक महत्वपूर्ण व सुविधा प्राप्त सामाजिक उपयोगिता है। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात कही इन्होंने कि न्याय सबसे अधिक महत्वपूर्ण व सुविधा प्राप्त सामाजिक उपयोगिता है, जे.एस. मिल कह रहे हैं। इसके बाद में आते हैं जॉन रॉल्स कह रहे हैं न्याय को विषमताओं के दायरे में पनपी उस व्यवस्था का नाम बताया है जहां कमजोर से कमजोर व्यक्ति के हितों का अहित नहीं होता। कमजोर से कमजोर व्यक्ति के हितों का अहित नहीं होता, इन्होंने वास्तविक रूप में इसको उस व्यवस्था का नाम बताया। मतलब यहाँ जॉन रॉल्स भी न्याय को एक व्यवस्था ही कह रहे हैं। पिछले लेक्चर मैंने आपको कहा था कि न्याय वास्तव में देखा जाए तो एक व्यवस्था ही, एक सिस्टम ही है। जॉन रॉल्स कह रहे हैं न्याय को विषमताओं के दायरे में पनपी उस व्यवस्था का नाम बताया है जहां कमजोर से कमजोर व्यक्ति के हितों का अहित नहीं होता। इसके बाद में आगे बढ़ते अब हम यहां तक पहुंच गए अब जॉन रॉल्स तक। तो आप देखिएगा स्वयं कि हम पॉलीमार्कस से शुरुआत करते हैं जो कि एक प्रकार से ये सोफिस्ट थे। सोफिस्ट किसको कहते हैं? जो कि प्राचीन यूनान के अंतर्गत घूम घूम करके बच्चों को शिक्षा दिया करते थे, उनको सोफिस्ट कहते थे। मतलब भ्रमणशील शिक्षक होते थे, उसको सोफिस्ट कहते थे। तो यहाँ सोफिस्ट से हम शुरू कर रहे हैं और जॉन रॉल्स तक आ गए। ये न्याय का विकास इन चरणों से हुआ है। इसके बाद में हम महत्वपूर्ण बातें नोट किए हैं। न्याय का स्वरूप समय समय पर बदलता रहा है। मतलब पहली बात आ गई, यहाँ न्याय का स्वरूप समय समय पर बदलता रहा है। तो आप 3 बिंदु बना सकते हैं। प्राचीन काल में न्याय का स्वरूप नैतिक था, मध्यकाल में न्याय का स्वरूप धार्मिक था और आधुनिक काल में न्याय का स्वरूप कानूनी हो गया। क्लियर? दूसरी बात आई, न्याय के अर्थ में व्यक्तिगत तथा सामाजिक मूल्यों में संतुलित संबंध स्थापित करने के विचार पर बल दिया गया है। अब देखो आप, न्याय के अर्थ में व्यक्तिगत तथा सामाजिक मूल्यों में संतुलित संबंध स्थापित करने के विचार पर बल दिया गया है। मतलब न्याय के अर्थ में डेफिनेटली न्याय का जो अर्थ बताया गया है उसमें क्या किया गया? व्यक्तिगत तथा सामाजिक मूल्यों में संतुलित संबंध स्थापित करने के विचार पर बल दिया गया। मतलब न्याय क्या होता है? न्याय उसी को कहते हैं जहां पे व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्यों में संतुलित संबंध स्थापित हो। व्यक्तिगत मूल्य और सामाजिक मूल्यों के बीच में टकराव नहीं हो, बल्कि उनमें संतुलन हो, उनमें तालमेल हो, उसे ही क्या कहा जाता है? न्याय कहा जाता है। अगला है तीसरी बात, न्याय किसी स्थिर संकल्पना का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने आप में गतिशील व परिवर्तनशील अवधारणा है। मतलब वास्तव में न्याय किसी स्थिर संकल्पना का नाम नहीं है कि जो न्याय है, न्याय की अवधारणा है वो स्थिर है कि एक बार इसका अर्थ बता दिया तो हमेशा के लिए वही अर्थ निश्चित रहेगा। नहीं, समय परिस्थिति और संदर्भ के हिसाब से इसके अर्थ में, इसके स्वरूप में परिवर्तन होता रहेगा। जैसा कि आपने देखा है, प्राचीन काल के अंतर्गत न्याय को नैतिक अवधारणा माना जाता था, मध्यकाल में न्याय को धार्मिक अवधारणा माना जाता था, आधुनिक काल में न्याय को कानूनी अवधारणा माना जा रहा है। तो आप स्वयं देखिएगा, न्याय की संकल्पना स्थिर नहीं है, समय परिस्थिति संदर्भ के हिसाब से इसके अर्थ में, इसके स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। आगे मैंने लिखा है यह अपने आप में गतिशील व परिवर्तनशील धारणा है, अवधारणा है। समझ गए? अब अंतिम बात है, इसे किसी विशेष समय परिस्थिति व संदर्भ में ही समझा जा सकता है। मतलब अगर न्याय के अर्थ को समझना है तो उस समय, मतलब जिस विशेष समय के बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं, यह किसी विशेष समय परिस्थिति व संदर्भ में ही समझा जा सकता है। अगर आप प्राचीन यूनान के अंतर्गत न्याय के अर्थ को समझना चाह रहे हैं तो उस विशेष समय परिस्थिति व संदर्भ को समझेंगे। फिर मध्यकाल में क्या समय था, क्या परिस्थिति, क्या संदर्भ था, उसके आधार पर न्याय के स्वरूप को समझेंगे। और आधुनिक काल में न्याय के अर्थ को समझना है तो विशेष समय परिस्थिति व संदर्भ में इसको समझा जा सकता है। मतलब मूल बात यहाँ ये कही जा रही है कि इसे किसी विशेष समय परिस्थिति व संदर्भ में समझा जा सकता है। तो यहाँ पर 3 बातें आ गई, क्या? प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में न्याय को वास्तविक रूप में एक नैतिकता या
नैतिक अवधारणा के रूप में देखा जाता था, मतलब न्याय को एक नैतिक अवधारणा के रूप में देखा जाता था। मध्यकाल में न्याय को एक धार्मिक अवधारणा के रूप में देखा जाता था और आधुनिक काल में न्याय को एक कानूनी अवधारणा के रूप में देखा जाता है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा जो फैसला सुनाया जाएगा वही न्याय है, तो कानूनी अवधारणा के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा समय, परिस्थिति और संदर्भ के हिसाब से हुआ है। जैसे जैसे समय बदलता है, जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं, जैसे जैसे संदर्भ बदलता है, उसके हिसाब से न्याय का अर्थ भी बदल जाता है, स्वरूप भी बदल जाता है। इसलिए लास्ट में मैंने लिखा है कि इसे मतलब न्याय को किसी विशेष समय, परिस्थिति व संदर्भ में समझा जा सकता है। अतः अंत में आप ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान की चाहे कोई भी अवधारणा क्यों ना हो, ये न्याय ही नहीं, कोई भी अवधारणा हो, स्वतंत्रता, समानता, राजनीतिक बाध्यकारिता, अधिकार, कर्तव्य, दंड, दुनिया भर की जो है अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाओं को यदि आप ठीक से समझना चाहते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात आनी ही चाहिए, क्या आना चाहिए कि वास्तविक रूप में जो अवधारणाएं होती है वो अवधारणाएं स्थिर नहीं होती हैं, बल्कि अवधारणाएं गतिशील व परिवर्तनशील होती हैं। अर्थात समय, परिस्थिति और संदर्भ के हिसाब से इनके अर्थ और स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। ये बात आपको नोट करनी है। ये हो गया न्याय की अवधारणा या संकल्पना का विकास किन चरणों से हुआ है। तो मैं आशा करता हूं आप इन 3 बिंदु के आधार पर, 3 ही बिंदु बन रहे हैं इसमें, और क्या है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में न्याय को नैतिक अवधारणा माना जाता था, मध्यकाल में न्याय को धार्मिक अवधारणा या धार्मिक स्वरूप की दृष्टि देखा जाता था और आधुनिक काल में न्याय का स्वरूप कानूनी हो गया है। 3 ही तो बातें बन रही हैं। तो इन तीनों के आधार पर आप न्याय की अवधारणा को ठीक से समझ सकते हैं कि भाई न्याय की अवधारणा का विकास किन किन चरणों से कैसे हुआ है। आप पॉलीमार्कस से लेकर के और यहाँ जॉन रॉस तक समझ सकते हैं कि न्याय का क्या क्या अर्थ बताया गया है और किन परिस्थितियों में, किस समय में, किस संदर्भ में इसका क्या अर्थ लिया गया है, क्या इसका स्वरूप रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी न्याय की अवधारणा के विकास को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।